आग्रह करना चाहूँगा रघु हरी डालमिया जी से अपने विचार साझा करें। सबसे पहले तो मैं संतोष जी को दोबारा बधाई देना चाहूँगा, और जो इन्होंने अपनी पुस्तक के बारे में बताया, तो अब तो एकदम इच्छा ये हो रही है कि अब ये पुस्तक हाथ में आई है, इसको मैं तुरंत पढ़ना शुरू करूँगा। शायद आप सबका भी इसी तरह का विचार रहा होगा। डॉक्टर कर्ण सिंह तो विद्वत्ता के एकदम सर्व उच्च हैं, और डॉक्टर साहब को सुन के और आज एक नया विचार सामने आया जो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो डॉक्टर साहब, आपके विचारों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संतोष जी, मंच पे बैठे हुए सब विद्वज्जन, सामने बैठे हुए सब महानुभाव, ये पुस्तक हनुमान जी के बारे में लिखी गई है, और हनुमान जी त्रेता युग में थे और आज भी चिरंजीवी के हिसाब से, जैसा संतोष जी ने बताया, आज भी वो गंधमार्दन पर्वत पर विराजमान है। परंतु मैं आपको कुछ कलयुग के हनुमान जी के बारे में बात बताऊंगा। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने, हनुमान जी ने सेवा करी राम जी की, और राम जी के थ्रू समाज की सेवा करी। मैं जिन हनुमान जी के बारे में आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये हमारे देश की सेवा, हमारे देश के बारे में जिन्होंने सोचा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, राष्ट्र सर्वोपरि, तो राष्ट्र सर्वोपरि के वो जीवंत उदाहरण हैं। सबसे पहले मैं आपको टाटा की कहानी सुनाऊंगा। मेरे को श्योर नहीं है वो JRD टाटा जी थे या रतन टाटा जी हैं। प्रोबेबली JRD टाटा जी की कहानी है ये। टिस्को, उनकी जो टाटा स्टील कंपनी है, टिस्को में हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता था। ब्लड डोनेशन कैंप के बाद जो व्यक्ति ब्लड देता है उसकी रिकवरी 2 घंटे में हो जाती है। 2 घंटे के बाद वो काम पे। तो टाटा साहब ने ये डिसाइड किया कि हर व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए कि वो आए ब्लड डोनेशन दे, उसको 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी। वो 1 दिन की छुट्टी घर में बैठता था, आराम करता था। कई दिनों बाद उनके एग्जीक्यूटिव्स ने बताया, बोली जी इतनी छुट्टी, इतने सारे लोग डोनेशन करते हैं और इतनी छुट्टी लग जाती है, मैन आवर्स हमारे बहुत वेस्ट होते हैं, और ये मैन आवर्स का कॉस्ट तो सब जानते हैं। किसी फैक्ट्री के अंदर जब आदमी काम करता है, मैन आवर्स लॉस्ट, उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। टाटा साहब का क्या जवाब था? बोले ब्लड डोनेशन ये जो है, ये खून जो है, ये हमारे उन लोगों के पास जाता है जिनको इसकी ज़रूरत है। हमारे सेनानी जो फौज में लड़ते हैं, हमारे वो लोग जिनको मेडिकल रिक्वायरमेंट है, जो गरीब, जो खून परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये हम ये मान सकते हैं कि टाटा स्टील की तरफ से ये समाज की सेवा है, ये भारत की सेवा। टाटा साहब के साथ ही एक व्यक्ति काम किया करते थे, सुमंत मुलगांवकर, आपने उनका नाम भी सुना होगा। टाटा मोटर्स के वो चीफ हुआ करते थे, जिसमें वो काम करते थे। लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता था, तो टाटा मोटर्स को अलाउ किया गया था कि 5000 ट्रक सालाना वो बनाएगा। डिमांड, सबको मालूम है कि डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, लेकिन सरकार लाइसेंस नहीं देती थी, नहीं बढ़ाया करती थी। उस ज़माने में जो गियर सिस्टम होता था ट्रक के अंदर, वो इतना भारी होता था कि ट्रक ड्राइवर को जब वो ड्राइव करता था तो उसका जो हैंडल हुआ करता था बहुत भारी हुआ करता था, उसको मोड़ने में बहुत तकलीफ हुआ करती थी। तो एक आम आदमी ट्रक ड्राइव नहीं कर सकता था, उसके लिए बहुत स्टर्डी, बहुत पहलवान टाइप आदमी चाहिए था जो ट्रक ड्राइव कर सके। उस समय यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर सिंक्रोनस गियर्स का आविष्कार हुआ। सिंक्रोनस गियर्स, मैं समझता हूँ जहाँ पे जितने टेक्निकल लोग यहाँ होंगे सब जानते होंगे सिंक्रोनस गियर्स। आज जितने भी ट्रक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, सब में सिंक्रोनस गियर्स लगते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमको हमारी ट्रक में सिंक्रोनस गियर्स इंपोर्ट करके हमको लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो
कस्टमर्स हैं, वो हमारे ट्रक ड्राइवर हमारे कस्टमर्स हैं, और उनकी सुविधा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव्स ने बताया, बोली जी दाम हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम के अलावा प्राइस कंट्रोल भी है। ट्रक्स हम बढ़ा नहीं सकते जिससे कि हम वॉल्यूम के हिसाब से हम पैसा कमा सकें, तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमको ये नहीं करना चाहिए। सुमंत मुलगांवकर जी का सीधा जवाब था, भैया मुझे मेरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, मुझे मेरे कस्टमर्स को खुश करना है, उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ, इसलिए हम वो प्रॉफिट एक्सेप्ट करते हैं कम होना, पर उनको सुविधा मिलना आवश्यक है। ये कस्टमर की, राष्ट्र की, समाज की सेवा का ये जो सोच हुआ करता था, ये उस समय के लोगों में हुआ करता था। एक आपको बिरला जी की कहानी सुनाता हूँ, जीडी बिरला जी की कहानी। घनश्याम दास बिरला जी का सबने नाम सुना हुआ है। एक बार घनश्याम दास जी शाम को बैठे थे, उनका पोता साथ में बैठा हुआ था। पोते ने उनको एक सूट लेंथ दिखाई, बोले जी ये सूट लेंथ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक एक सूट लेंथ 3-3 लाख की बिकेगी, बहुत प्रॉफिट होगा। पर सम रीज़न घनश्याम दास जी खुश नहीं हुए, उन्होंने बस उसको बोल दिया ठीक है। पोता समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दादाजी खुश नहीं है। उसने बोला कि जी क्या हुआ, आप खुश क्यों नहीं हैं, आपको पसंद क्यों नहीं आया ये आइडिया। उन्होंने सीधा जवाब दिया, बोले भाया देख, थोड़ा मारवाड़ी में बोलूँगा, भाया देख तू तो ये 3-3 लाख की सूट लेंथ बेच के लाखों रुपया कमा ले होगो, पर वो छोरी को बाप, जो मिडिल क्लास बाप जिन्हें ब्यानी है छोरी अपनी, छोरा वाला अगर बोलेगा कि ये सूट लेंथ मन्ने दहेज में चाहिए, तो छोरी वाला क्या करेगा? 3-3 लाख की सूट ले तो अफोर्ड को नहीं कर सके। बस इतना ही बोले, आगे कुछ नहीं बोले। वो सूट लेंथ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस तरह की सोच आजकल के जो व्यापारी हैं, शायद वो केवल प्रॉफिट्स के बारे में ही सोचते हैं, राष्ट्र समाज इसके बारे में नहीं सोचते हैं। आपको 2 बातें मेरे पिताजी की बताता हूँ। मेरे पिताजी जयदयाल जी डालमिया, पार्टीशन के टाइम पे हम लोगों की फैक्ट्री थी पाकिस्तान में, मेरे को याद नहीं, शायद कराची में हुआ करती थी। उस समय जब इवैक्यूएशन हो रहा था सारे हिंदुओं का, सब पलायन हो रहा था हिंदुओं का, तो हमारी फैक्ट्री में जो हिंदू एग्जीक्यूटिव्स थे, हिंदू वर्कर्स थे, वर्कर्स तो सारे उस एरिया के लोग थे, लोकल तो मुसलमान ही थे, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो बहुत सारे लोग हिंदू थे। उनको निकालना बहुत आवश्यक हो गया। तो कैसे निकाला जाए? पिताजी ने एक तरीका निकाला। यहाँ से एक हवाई जहाज भेजा, और हवाई जहाज भेज में केवल भेजा नहीं, वो उसमें खुद गए टू इंश्योर कि वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स, उनकी फैमिलीज, उनको इवैक्यूएट किया गया, हवाई जहाज में बैठाया गया। जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों की स्त्रियों को साइनाइड की टेबलेट्स दे दी गई कि अगर कोई संभावना दुष्कर्म की होती हो तो आप ये साइनाइड की टेबलेट खा लेना, आपके साथ दुष्कर्म नहीं होगा। साइनाइड सब जानते हैं कि साइनाइड लेते ही मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बाकी लोगों को इवैक्यूएट किया, और आज भी उन व्यक्तियों का परिवार पिताजी को याद करता है। ये केवल इसीलिए कि उन्होंने पहले उन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में सोचा, रादर देन कि भैया मैं अगर वहाँ चला जाऊँगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। उसी तरह से एक बार क्या हुआ, जब हमारी डालमियापुरम की फैक्ट्री लग गई थी, उस समय सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आती थी, सीमेंट टेक्नोलॉजी भारत में अवेलेबल नहीं थी। तो हमारे जो इंजीनियर्स थे सबको बाहर भेजा गया, ट्रेन होके आए और फैक्ट्री चालू हो गई। उस समय इंडिया सीमेंट का प्लांट लग रहा था। इंडिया सीमेंट का जो प्लांट लग रहा था, तो उनको भी अपने इंजीनियर्स ट्रेन करने थे। तो मेरे पिताजी ने उनको ऑफ़र किया, बोले आप बाहर मत भेजिए, आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए उनको भेज दीजिए, हम उनको ट्रेन कर देंगे। भारत का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। उस ज़माने में फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल ही नहीं था, बहुत मुश्किल से मिला करता था, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, ऐसे या बैंक से जाके नहीं ले सकते थे। तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा,
आपको जो खर्चा लगता वहाँ पे वो आपको खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आ जाएंगे, हमारे गेस्ट हाउस में रह जाएंगे, बोर्डिंग वगैरह हम लोग अपना दे देंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने उनको बोला, सेठ जी ये कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर के आदमी को अगर आप ट्रेन कर देंगे तो हमारे से बहुत कम्पीट करेगा। तो पिताजी का एक ही जवाब था, भैया देखो आगे सीमेंट की बहुत डिमांड होने वाली है, ये एक फैक्ट्री नहीं कई फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, परंतु इन इंजीनियर्स की अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो किसका फ़ायदा होगा? हमारे भारत का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, हमारे भारत का कॉस्ट बचेगा और हमारे भारत का ये फ़ायदा होगा। भाइयों बहनों, ये थे हमारे कलयुग के हनुमान। आज भी ऐसे बहुत लोग होंगे, मैं नहीं जानता हूँ सबको, परंतु हम सबको इन सबसे प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Raghu Hari Dalmia, for sharing the inspirational stories.